So finally, this is our 99th video, and we are one video away from our 100 video, 100 topics. जो हमारा 150 days 150 topics का जो हमारा टारगेट है, इट इज़ लाइक 2/3 तो अचीव हो ही गया. सो आज की वीडियो भी 25 क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो है हमारे पीपल एंड एनवायरनमेंट. पीपल एंड एनवायरनमेंट अगर आप प्लेलिस्ट चेक करोगे ना, बिलीव मी, एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा जो उससे रिलेटेड नहीं होगा, उससे कहीं बाहर से आएगा, तो जरूर से आप चेक कर सकते हैं. A very good evening, everyone. My name is Rahul Negi, and you're watching me on the Scholars Guide. So, this basically is day 99 of 150 days, 150 topics. और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पीपल एंड एनवायरनमेंट. बेसिकली विल एक्सप्लोर 25 क्वेश्चंस. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. द मिलेनियल डेवलपमेंट गोल, जो एमडीजीज हैं, जो एक एसडीजीज हैं और एक एमडीजीज हैं, वर फर्स्ट सेट फॉर द पीरियड. कब से कब तक हुए थे? ये हुए थे 2000 से 2015 से 15 तक, और 2015 से 2030 तक हुए थे हमारे एसडीजीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यार ये मिलेनियल डेवलपमेंट गोल. ठीक है. द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन इन 2015 कंप्राइजेज ऑफ कितने? 17 गोल. इसमें कितने थे? इसमें 8 गोल्स थे. तो मेक श्योर करना आप गोल्स, टारगेट वगैरह ये याद कर लो. ठीक है. इस प्लेलिस्ट में आप चेक करोगे, आपको मिल जाएगा. किसकी प्लेलिस्ट में? पीपल एंड एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट में. ओके. हाँ, The SDGs were designed to succeed which earlier UN development framework. मैंने क्या कहा? पहले थे 2015 तक थे MDGs, और 2015 से स्टार्ट हुए SDGs. तो ये किसको सक्सीड कर रहे थे? ये सक्सीड कर रहे थे मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स को. ठीक है. अब आता है द फ्रेज द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन. देखो, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन ना, एक इकोलॉजिस्ट थे गैरेट हर्डिन करके, उन्होंने ये टर्म दिया था, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन. ये टर्म का मतलब होता है जब हम अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ कम्युनिटी का कुछ रिसोर्सेज एक्सेस यूटिलाइज करते हैं. ठीक है. डिग्रेडिंग ऑफ शेयर ओपन एक्सेस रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो जो ओपन एक्सेस सबके लिए है, ड्यू टू इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट. अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हम कोई कम्युनिटी का रिसोर्सेज ज्यादा यूज करते हैं, उसको कहते हैं ट्रेजरी ऑफ कॉमन्स. ठीक है. नेक्स्ट वन इज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज. ऑब्वियसली सबको पता ही है, ह्यूमन मेड, मैन मेड एक्टिविटीज होती हैं. एज स्टडीड इन दिस यूनिट रेफर टू एनवायरमेंट चेंजेस दैट आर कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. ऑब्वियसली बात है. डिफॉरेस्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपेंशन इज बेस्ट क्लासिफाइड एज क्या? नेचुरल हैजार्ड? नहीं. डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कौन करता है? ह्यूमन करता है. तो ये भी क्या होगा? एंथ्रोपोजेनिक होगा. एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी इंपैक्टिंग द एनवायरनमेंट. ठीक है. Urbanization, primarily anthropogenic impact on climate. अर्बनाइजेशन का जो प्राइमरी एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट है लोकल क्लाइमेट में, ऑफन कॉजिंग सिटीज टू बी वार्मर देन सराउंडिंग रूरल एरियाज, इज नोन एज. मतलब अर्बनाइजेशन का जो प्राइमरी एंथ्रोमैन मेड इम्पैक्ट है, ह्यूमन मेड इम्पैक्ट है किस पे? लोकल क्लाइमेट पे. उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट. अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट. ठीक है. आगे आता है स्मॉग कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन इंडियन सिटी मेनली बिकॉज ऑफ. देखो, ये होता है हमारा ऑक्सीडाइज ऑफ नाइट्रोजन एंड अनबर्न हाइड्रोकार्बन. तो इसको हम फोटोकेमिकल स्मॉग भी कहते हैं. एक दूसरे तरह का स्मॉग भी होता है जो हमारा लंदन स्मॉग कहते हैं, जिसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड, स्मोक और फॉग जिसमें इंक्लूड होता है. ठीक है. ये कौन सा है? ये फोटोसिंथेसिस, फोटोकेमिकल स्मॉग होता है. A significant source of emissions contributing to the formation of surface level ozone as a pollutant is ट्रांसपोर्ट सेक्टर. ऑब्वियसली सल्फर डाइऑक्साइड, ये बहुत सारी जहरीली गैसेस निकलते हैं, उससे कंट्रीब्यूट करता है किसे? फॉर्मेशन ऑफ सरफेस लेवल ओजोन विच इज नॉट गुड. एक तो ओजोन होती है गुड ओजोन, जो हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है. एक होती है सरफेस लेवल ओजोन विच इज नॉट गुड फॉर आवर सराउंडिंग. तो वो किससे होती है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर की वजह से. अच्छा, बायोमेडिकल वेस्ट एज क्लासिफाइड अंडर वेस्ट मैनेजमेंट फॉर दिस यूनिट इंक्लूड्स
क्या क्या इंक्लूड करेगी? ऑब्वियसली वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन और एनिमल। ठीक है। एग्रीकल्चर फील्ड को बायोमेडिकल क्यों कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक को ई वेस्ट कहेंगे। प्योरली कंस्ट्रक्शन को भी, इसको भी बायोमेडिकल वेस्ट नहीं कहेंगे। Now, electronic waste, e-waste primarily refers to what? Discarded electrical, electronic device and their component. ये तो बहुत कॉमन सी चीज है। एक्सेसिव नॉइज पोल्यूशन, अब एक्सेसिव हो चाहे नॉइज हो, नॉइज को किस में प्राइमरली मेजर्ड इन यूनिट ऑफ डेसिबल्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू पर्टिकुलर मैटर PM 2.5 इज पॉल्यूटेड एयर इज इन पॉल्यूटेड एयर इज मोस्ट स्ट्रांगली लिंक्ड टू, देखो कुछ पार्टिकल होते हैं PM10 पार्टिकल, पर कुछ बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे PM10 पार्टिकल या बड़े पार्टिकल्स होते हैं ना, दे स्टक इन आवर नोस्ट्रिल्स। ठीक है, पर कुछ अंदर चले जाते हैं तो वो किसको हार्म करते हैं? रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस कॉज करते हैं। Which of the following is classified as renewable energy resource? Renewable कौन सा होगा? कोल नहीं, कोल नहीं। रिन्यूएबल मतलब जो which is not an extra cost to the environment or which is जो कुछ इम्पैक्ट नहीं करता एनवायरनमेंट पे, कोल नहीं। और ये रिन्यूएबल नहीं है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब एक बार के बाद खत्म हो जाएगा। नेचुरल गैस भी नॉन रिन्यूएबल है, पेट्रोलियम भी नॉन रिन्यूएबल है, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है। एक तो हार्म नहीं करता एनवायरनमेंट को और इट विल गो फॉर एजेस एंड डिकेड्स, ये कोई भी खत्म नहीं होगा, इसलिए रिन्यूएबल है। Which of the following is classified as non-renewable? Obviously non-renewable wind energy नहीं, सोलर नहीं, हाइड्रो पावर नहीं, क्योंकि ये विंड से होता है, ये सोलर से होता है, ये वाटर से होता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो फाइनाइट है, बेस्ड ऑन फाइनाइट मिसल फिसल मटेरियल। ठीक है। अब जियो थर्मल एनर्जी मतलब एक तो थर्मल हो गया गर्म, जियो मतलब कुछ अर्थ से रिलेटेड है। एनर्जी इज डिराइव प्राइमरली फ्रॉम हीट स्टोर्स विद इन अर्थ इंटीरियर। ठीक है। सनलाइट को नहीं कहेंगे हम, ठीक है, सनलाइट को। ओशन टाइड्स को भी नहीं कहेंगे। सनलाइट की क्या हो गई हमारी? सोलर एनर्जी होगी, ओशन की हमारी हाइड्रो एनर्जी होगी, विंड करंट से विंड विंड एनर्जी होगी, पर ये हमारे जियोथर्मल होगी जो हीट स्टोर्ड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट और अर्थ इंटीरियर। नाउ बायोमास एनर्जी इज जनरेटेड प्राइमरीली फ्रॉम, बायोमास एनर्जी, बायोमास हो गया तो क्या हो गया? ऑर्गेनिक मैटर सच एज प्लांट और एनिमल वेस्ट। ठीक है, कई प्लांट भी लगे। अब तो ऐसा कहा जा रहा है कि CNG में भी कुछ परसेंट बायो मास से जो गोबर गैस दे प्रोड्यूस, दे इट विल बी। देखो ये एक तरह से अच्छा भी है, अच्छा नहीं भी है। अच्छा नहीं इसलिए क्योंकि कई ऐसे हो सकता है केसेस कि दे डैमेज द व्हीकल्स, पर सिंस बहुत कम मात्रा में, अब जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल अभी से थोड़ा ना 5%, तो पता नहीं कब 2004-5 से उसके बाद से शुरू हुआ। पर द थिंग इज we should not always oppose what government is saying. Government is trying to create an external अल्टरनेटिव फॉर पेट्रोलियम, क्योंकि पेट्रोलियम के लिए हम दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। तो थोड़ा गवर्नमेंट को समझने की जरूरत है, थोड़ा हम पब्लिक को समझने की जरूरत है। ठीक है। Now, among the following, which natural hazard is generally considered to have the highest potential for large-scale human damage? Large-scale human damage, forest fire, volcanic eruption. Volcanic eruption तो नहीं होगा क्योंकि वो वहां होते हैं जहां पर पॉपुलेशन नहीं होती। लैंडस्लाइड भी नहीं। अर्थक्वेक से बहुत नुकसान होता है क्योंकि फिर उससे लैंडस्लाइड वगैरह कई चीजें लिंक्ड होती हैं अर्थक्वेक से। ठीक है। डिजास्टर मिटिगेशन मतलब कैसे डैमेज कंट्रोल कराया जाए। एज ए कंसेप्ट प्राइमरली रेफर्स टू व्हाट? मेजर टेकन टू रिड्यूस सिवियरिटी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ अ डिजास्टर बिफोर इट अकर्स। इसके अक्कर होने से पहले कैसे हम डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, उसे कहता है डिजास्टर मिटिगेशन। कैसे मिटिगेट करना? विच आर द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्पल है डिजास्टर अर्ली वार्निंग मिटिगेशन स्ट्रेटेजी? तो पोस्ट डिजास्टर तो नहीं होगा क्योंकि अर्ली वार्निंग है ना। मिटिगेशन मतलब पहले, इन बिफोर हैंड हम क्या कर सकते हैं? बिल्डिंग कोड्स विद, ये भी पोस्ट होगा। डिलेड इवैक्यूएशन प्लानिंग, ये भी पोस्ट होगा। सुनामी वार्निंग सिस्टम अलोंग कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज में अगर हमने ऐसा वार्निंग सिस्टम लगा दिया कि जैसे सुनामी, इन देयर सिचुएशन की सुनामी आ सकती है, तो हमें पहले पता लग जाए, तो वो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा मिटिगेशन स्ट्रेटेजी हो जाएगी। अब आते हैं ईयर। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट सबको पता ही है, 1986 में, बी ऑप्शन।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये भी सबको पता है, एक याद रख लेना, मॉन्ट्रियल का, क्योटो का, रियो का, पेरिस का, इनका याद रख लेना, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम्ड एट फेजिंग आउट सब्सटेंसेस रिस्पॉन्सिबल ऑफ डिप्लीटिंग ओजोन लेयर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से क्या आप याद रखोगे, ओजोन लेयर, तो इसका क्या है 1987 में आएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल, अब क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए है, ग्रीन हाउस सेट बाइंडिंग ग्रीन हाउस रिडक्शन। मॉन्ट्रियल किसके लिए था, ओजोन के लिए। क्योटो किसके लिए, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस, तो ये कब आया 1997 में। नाउ द पेरिस एग्रीमेंट मार्केटिंग a shift towards national determined voluntary climate commitments। देखो पहले थे हमारा था कौन सा था, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल था ना। हाँ, क्योटो प्रोटोकॉल में क्या था ना कि लीगल बाइंडिंग थे, पर पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में आया, जो ऐसा माना जाता है कि इट इज द सक्सेसर, और इट ये 21 की जगह पे आया, क्योटो प्रोटोकॉल की जगह पे आया, तो इट इज द सक्सेस ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर क्या, नेशनली डिटरमाइंड वॉलेंट्री क्लाइमेट कमिटमेंट्स, मतलब ये वॉलेंट्री कमिटमेंट्स देने शुरू कर दिया, यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज को भी इंक्लूड किया गया, बल्कि जो क्योटो प्रोटोकॉल में वहां पर सिर्फ डेवलप कंट्री को लीगल बाइंडिंग थी, ठीक। तो कब आता है ये, 2015 में आता है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल एनवायरमेंट एग्रीमेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजी, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, रियो समिट 1992, क्योटो 1997, और पेरिस एग्रीमेंट हमारा 2015। ऑब्वियसली ये सीक्वेंस में 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, ये भी याद रख लेना। That's it for today. I hope you liked it. If you did, you have to subscribe to the Scholars Guide, and we are a family of more than 400. And I'm very glad that you supported me from the very beginning. And comment down. Comment is very must. Comment down your valuable suggestions. And I, my friend, will see you in the next video. Bye bye.